उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। रबर का उपयोग साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक हर जगह होता है। रबर आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। हर कोई जानना चाहता है कि ये रबर आती कहाँ से है। अगर ये कहा जाए कि रबर पेड़ों से प्राप्त होती है तो आपको आश्चर्य जरूर होगा। जी हाँ, रबर कुदरती तौर पर रबर ट्री यानी रबर के पेड़ से निकलने वाले दूध से तैयार की जाती है। वैसे पेट्रोलियम से भी सिंथेटिक रबर तैयार की जाती है। रबर के पेड़ दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के जंगलों में मूल रूप से पाए जाते हैं और वहीं से ये सारी दुनिया में फैले। ब्रिटिश सरकार इन पेड़ों को भारत, श्रीलंका और कुछ दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में लेकर आई। प्राकृतिक रूप से रबर का उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, भारत, चीन, वियतनाम और कुछ अफ्रीकी देश। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 100 लाख मीट्रिक टन रबर का उत्पादन रबर की खेती से होता है। दुनिया के कुल उत्पादन में भारत की भागीदारी लगभग 8% है। ब्रिटेन के कुछ किसान 1873 के आरंभ में रबर के पेड़ों को भारत लेकर आए। हालांकि भारत में पहली व्यावसायिक खेती 1902 में केरल के थाटेकड़ू में शुरू हुई और वहीं से ये देश के दूसरे राज्यों में फैल गई। रबर की खेती के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र की कृषि जलवायु बहुत उपयुक्त है। इस क्षेत्र में वन विभाग द्वारा 1960 में रबर की खेती की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था शिफ्टिंग खेती का प्रबंधन और इसे स्थायित्व प्रदान करना। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि शिफ्टिंग किसानों का पुनर्वास हो और बार बार शिफ्टिंग की वजह से भूमि की कम होती उपजाऊ शक्ति को फिर से बढ़ाया जा सके। लंबी अवधि का बीमित बाजार रिटर्न ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को काफी लाभ पहुंचे। वर्तमान में असम में 58,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर रबर की खेती की जाती है। असम सरकार विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रबर के रोपण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। मैं सर डिपार्टमेंटर पुरा रबर पुली 450टा लगाइछु। 3 साल पहले मुझे सरकार से 450 रबर की पौध मिली थी। इसी साल मैंने टैपिंग शुरू की थी और लगभग 80,000 रुपए कमा चुका हूँ। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। तार কাৰণে আমি सर डिपार्टमेंटर फाলৰ मैं धन्यवाद ज्ञापन करछु। रबर के वृक्ष लगाने के लिए उस भूमि पर से सभी तरह के जंगली पेड़ पौधों को हटाकर साफ कर दिया जाता है। 1 बीघा में 64 पेड़ या 1 हेक्टेयर में 620 से 650 पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर अप्रैल से सितंबर तक पेड़ लगाए जाते हैं। इनका दूध निकालने के लिए ये पेड़ 6 से 7 साल में तैयार हो जाते हैं। पेड़ लगाने के 6 साल बाद जब इसके पेड़ों का घेरा 50 सेंटीमीटर मोटा हो जाता है तो इसे दूध निकालने के लिए तैयार माना जाता है और 11वें साल तक इनकी उपज धीरे धीरे बढ़ती रहती है जब तक कि ये पूरी तरह परिपक्व नहीं हो जाते और तब से 25 साल तक इनकी उपज लगातार बनी रहती है।
सधे हुए हाथों से इसके तने पर आधा वृत्ताकार कट लगाया जाता है। इससे पेड़ों से लेटेक्स बाहर निकलता है, जिसे कपनुमा बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। साल में 200 से 330 दिन इसका दूध निकाला जा सकता है। ये आवश्यकता पर निर्भर करता है। इस दूध जैसे सफेद लेटेक्स को कपों में इकट्ठा किया जाता है और बाद में रबर शीट बनाने के लिए इसे तैयार किया जाता है। মোৰ প্ৰথমত 1 হেক্টৰ ৰবৰ পুলি দিছিলোঁ। তাৰপিছতে মই মেইনটেনেন্স টকা পাইছোঁ, ৰবৰ লগালোঁ। তাৰপিছত আজি सरकार ने मुझे 1 हेक्टेयर भूमि पर रबर की पौध लगाने के लिए बीज दिए थे और मुझे इसके रखरखाव के लिए कुछ राशि भी मिली। 3 साल हो चुके हैं। इस साल मैंने टैपिंग की है और मैंने लगभग 1,20,000 रुपए कमाए हैं। इससे मेरे परिवार को बहुत सहारा मिला है और साथ ही बच्चों की शिक्षा पर भी मैं ध्यान दे पाया हूँ। মোক ইমান পুলি দিয়াৰ কাৰণে আমি সংসাৰত চলাব পাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি সোল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনালোঁ। पेड़ों से रबर की उपज छठे साल से 11वें साल तक 900, 1300, 1500, 1800 और 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बढ़ती रहती है और 25वें साल में 2000 किलोग्राम तक पहुंचकर स्थिर हो जाती है। क्योंकि रबर के पेड़ों की वृद्धि दर बहुत अधिक नहीं होती है, इसीलिए 4 साल तक ये बहुत अधिक जगह नहीं घेरते हैं। इसलिए रबर की खेती के साथ कोई दूसरी अंतर फसल उगाई जा सकती है। तो जब तक रबर के पेड़ उपज देने में सक्षम होते हैं, इस दौरान किसानों की आय में वृद्धि में मदद मिल जाती है। केला, अनन्नास, कंद फसलें, अदरक, हल्दी और सब्जियां वगैरह रबर के पौधों के साथ उगाई जा सकती हैं। अंतर फसल से खरपतवारों और मृदा क्षरण पर रोक लगाने में मदद मिलती है और भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। प्राकृतिक रबर की मांग तेजी से बढ़ने के साथ मांग और आपूर्ति में अंतर तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए रबर की खेती करने वाले किसान रबर की खेती का विस्तार करने के लिए और अधिक भूमि की तलाश कर रहे हैं। वर्तमान में भारत के रबर उद्योग का सालाना कारोबार लगभग 4,500 करोड़ रुपए का है और 2025 तक इसकी मांग 1,78,000 मीट्रिक टन हो जाने की उम्मीद है। जब हम कार्बी अंगलोंग पहुंचे तो वहां हम कुछ भले लोगों से मिले। गांव के आसपास की पहाड़ियां बांस के पेड़ों से भरी पड़ी थीं। वास्तव में ये जंगली पौधों में सबसे तेजी से उगने वाला पौधा है। बांस का इस्तेमाल हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। घरों के निर्माण से लेकर खेतों की 4 दीवारी तक बांस का इस्तेमाल हर जगह होता है। यहाँ तक कि करघे में भी बांस का उपयोग आवश्यक है। एक वाक्य में कहा जाए तो असम के ग्रामीण जीवन में बांस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांस एक ऐसा जंगली पौधा है जो बहुत मूल्यवान है। बांस के साथ ही इन पहाड़ियों में एक और वन उत्पाद पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की घास है जिसे ब्रूम घास कहते हैं। वास्तव में झाड़ू घास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। झाड़ू घास एक लंबी 12मासी घास है। असमिया में इसे फूल झाड़ू कहते हैं। इन पौधों के आगे के तनों का इस्तेमाल झाड़ू बनाने में किया जाता है। घास झाड़ू भारत के हर घर का एक अभिन्न अंग है। भारत में कहा जाता है कि सुबह शाम घर में झाड़ू लगाने से आप अपने नकारात्मक विचारों को भी साफ कर देते हैं। चाहे स्थानीय बाजार हो या फिर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, हर जगह झाड़ू की भारी मांग है। भारत से घास की झाड़ू नेपाल, यमन, कुवैत, बांग्लादेश
और यहाँ तक कि अमेरिका तक को निर्यात की जाती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खाद्य सुरक्षा आज के दौर में विश्व स्तर पर एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, उसी के साथ भोजन की मांग भी बढ़ती जाती है। खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशुधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसीलिए इसमें सुधार और विकास बहुत जरूरी है। भारत के कुछ भागों में लोग शाकाहार पसंद करते हैं, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लोग मांसाहारी हैं और इस बारे में उनकी कोई मान्यता नहीं है। मांस की मांग को पूरा करने के लिए उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में ब्रायलर खरगोश का पालन बहुत तेजी से बढ़ता व्यवसाय बनता जा रहा है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण खरगोश के मांस को सफेद मांस के रूप में जाना जाता है, जिसका स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न्यूजीलैंड व्हाइट और सोवियत चिंचिला जैसे ब्रायलर खरगोशों का पशु प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में मेघालय और दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों में पालन किया जा रहा है। मांस के अलावा खरगोश से बाल, खाल और ऊन भी प्राप्त होते हैं। खरगोश से प्राप्त ऊन भेड़ के ऊन की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक गर्म होती है। इसके अलावा इस ऊन को हथकरघा के काम में दूसरे फाइबर के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। खरगोश पालन एक बहुत ही लाभ का सौदा है और इसमें दूसरे पशुधन पालन की तुलना में मेहनत भी कम लगती है। ये उसकी तुलना में आसान है और जगह भी कम घेरता है। हमारे देश की आर्थिक प्रगति में खरगोश पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन भारत में खरगोश पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। खरगोश की प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है। एक अच्छी मादा खरगोश 1 साल में कम से कम 30 बच्चे देती है और खरगोश पालन की सबसे अच्छी बात ये है कि इससे तत्काल आय प्राप्त होती है। एक किसान पशुपालन का काम शुरू करके केवल 6 महीने में ही एक अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। पूरे साल 55 से 65% के सापेक्ष आर्द्रता के साथ 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान खरगोश पालन के लिए सबसे आदर्श है। खरगोश पालन के लिए शेड बनाते समय हर एक खरगोश के लिए पर्याप्त जगह का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है और ये जगह अच्छी हवादार भी होनी चाहिए। मेघालय के आकाश में हमेशा बादल छाए रहते हैं, इसीलिए यहाँ जलवायु समशीतोष्ण होती है, जो कई तरह के जीवों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ये जलवायु खरगोशों के लिए भी अच्छी है। खरगोश पालन एक कम खर्चीला व्यवसाय है और इसमें इनके लिए थोड़े से चारे की आवश्यकता होती है। खरगोश के लिए सभी तरह की हरी सब्जियां और उनसे निकलने वाला कचरा सबसे उत्तम भोजन होता है। खरगोश पालन कम जगह में भी किया जा सकता है।
और कोई भी इसे छोटे स्तर पर शुरू कर सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में खरगोश पालन अतिरिक्त आय का एक बढ़िया स्रोत है और ये मेघालय के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नागालैंड एक छोटा सा उत्तर पूर्वी राज्य है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है और राज्य की कुल आबादी 20 लाख के आसपास है। नागालैंड एक कृषि प्रधान राज्य है जहां 70% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसल चावल है और लोगों का मुख्य आहार भी। यहाँ की कुल 2,60,000 हेक्टेयर भूमि पर खाद्यान्न उत्पादन होता है, जिसमें से 84.4% भागीदारी चावल की है। नागालैंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार की खेती की जाती है: झूम खेती, गीली खेती और छत की गीली खेती। यहाँ लगभग 87,339 हेक्टेयर क्षेत्र पर झूम खेती की जाती है और वेट टेरेस खेती का भूमि क्षेत्र 62,091 हेक्टेयर है, जहाँ चावल की वेट खेती दीमापुर जिले के मैदानी क्षेत्रों तक सीमित है। वहीं कोहिमा और फेक जिलों में वेट टेरेस खेती की जाती है। टेरेस खेती का एक ऐसा तरीका है जो पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाती है। टेरेस खेती से वर्षा द्वारा मिट्टी के पोषक तत्व बहने से रुक जाते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी फौरन नीचे बहने के बजाय धीरे धीरे अगली छत पर गिर जाता है। इससे मिट्टी के पोषक तत्व बहने से बच जाते हैं और स्वस्थ फसल की उपज हमें प्राप्त होती है। और इससे तेज बारिश में छोटे पौधे भी बहने से बच जाते हैं। इससे मृदा क्षरण भी कम होता है और पानी का पूरा उपयोग होता है। इस तरह की खेती से पहाड़ी क्षेत्रों में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। टेरेस खेती एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति है जिसने दुनिया में पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को आसान बनाया है। ये आमतौर पर ऐसे देशों में अधिक लोकप्रिय है जहां चावल की खेती की जाती है, जैसे कि वियतनाम, फिलिप और इंडोनेशिया। टेरेस खेती मोटे तौर पर 2 प्रकार से की जाती है। एक है बेंच टेरेस खेती और दूसरी है रिज टेरेस खेती। Actually, this terrace cultivation introduced by the south part of America, where the mountain people live. They grow this practice. That people is called as Inca. वास्तव में टेरेस खेती दक्षिण अमेरिका के लोगों ने शुरू की थी, जहां वो लोग पहाड़ों पर रहा करते थे। टेरेस खेती भी 2 प्रकार से की जाती है, बेंच टेरेस और रिज टेरेस। रिज टेरेस के भी 3 प्रकार हैं। एक 3 मीटर की चौड़ाई वाली है, दूसरी 6 मीटर चौड़ाई वाली और तीसरी है 9 मीटर वाली। दूसरी है बेंच टेरेस, जो थोड़ी सी समतल होती है और यहाँ टेरेस की ऊंचाई 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। बेंचों की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होती है, जो कि क्षेत्र पर निर्भर होता है। टेरेस खेती के कुछ फायदे हैं, जैसे
भूमि की नमी, मृदा क्षरण पर नियंत्रण, उर्वरता में वृद्धि, खेती के लिए भूमि में वृद्धि। Terrace cultivation benefit is mainly we can save soil moisture, control soil erosion, and enhance the fertility and increase the area of land where cultivation practice we can grow. टेरेस खेती के लिए पहाड़ी पर सीढ़ियां काटी जाती हैं, जिनकी चौड़ाई पहाड़ी की ढाल पर निर्भर करती है। टेरेस को इतना ढलवा बनाया जाता है ताकि पानी आसानी से एक टेरेस से दूसरे टेरेस पर से होता हुआ आसानी से आगे बह जाए। टेरेस बनाने के लिए काफी परिश्रम की आवश्यकता होती है। इन टेरेस को आकार देने में ही सबसे अधिक मानवीय ऊर्जा की खपत होती है। लेकिन जब ये कट कर तैयार हो जाती हैं और उस पर खेती की फसल लहलहाती है तो एक अनुपम दृश्य प्रदान करती है। Now in practice is going on in this northeast region because here is very good climate. यहाँ उत्तर पूर्व की जलवायु बढ़िया है और भूमि भी बढ़िया है, क्योंकि ये कम पथरीली है, इसलिए यहाँ टेरेस खेती की संभावना अधिक है। हालांकि इसके लिए और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। यहाँ बारिश अधिक होती है और काफी देर तक होती है, जो कि अप्रैल से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है। इसलिए यहाँ भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। टेरेस खेती से इस पर रोक लगाई जा सकती है। इसलिए टेरेस खेती को अच्छी प्रकार से किया जाना चाहिए और साथ ही इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। During this rain, we can control by making of terrace and enhance the crop productivity. नागालैंड के किसान अक्सर खेतों में काम करते हुए गीत गाते हैं। इन गीतों में आमतौर पर प्रकृति और मिट्टी की उर्वरता की बात होती है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता इन किसानों के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक वर्षा के कारण पहाड़ों पर मिट्टी का कटाव होता है। जब वर्षा की बूंदें मिट्टी की सतह पर पूरे वेग से गिरती हैं, तो मिट्टी के कण टूट जाते हैं और पानी के साथ वो भी बह जाते हैं और अंत में नदियों में जाकर मिल जाते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत बह जाने से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। क्योंकि मिट्टी में इन पोषक तत्वों का निर्माण बहुत धीमी गति से होता है, इसलिए मिट्टी की ऊपरी सतह के नष्ट हो जाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है। 1 इंच ऊपर की मिट्टी बनने में 600 से 1000 साल लगते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का संरक्षण अच्छी तरह से ना किया जाए तो मिट्टी की ये परत केवल 2 या 3 साल में नष्ट हो सकती है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए टेरेस खेती एक प्रभावी तरीका है। नागा लोगों को इस बारे में ज्ञान विरासत में मिला है और इसीलिए वो प्रकृति संरक्षण के गीत गाते हैं और टेरेस खेती इनकी खुशियों में 4 चांद लगा रही है।